हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसका नाम है डीएनए। याद रखिएगा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी क्लास से रिलेटेड क्यों ना हो, आपके लिए ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, डीएनए की संरचना। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने डीएनए से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को क्लियर किया था। आज का वीडियो डीएनए की संरचना के ऊपर आधारित रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में डिफरेंस समझेंगे, क्या होता है, और तमाम चीज़ों को जो है और भी क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए डीएनए की संरचना। याद रखिएगा, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा भी होगा डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से डिवाइन करा दूँ कि 1953 में सबसे पहले डीएनए की संरचना को दिया था किसने। 1953 में डीएनए की संरचना को प्रस्तुत किया था किसने, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक ने 1953 में। अच्छा, ये संरचना डीएनए और वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसलिए डीएनए की संरचना को डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ज़्यादातर यही प्रश्न आता है कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल क्या है। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न और किया जाएगा, वो मैं बता दूं। जो आप डायग्राम देख रहे हैं यही डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है, और इस मॉडल में आप देखेंगे कि दो धागे आपको दिख रहे होंगे। दोनों धागे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं एंटी डायरेक्शन में। इस संरचना को कहा जाता है द्विगुणित मॉडल, यानी कि डाई हेलिक्स मॉडल। किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन क्रिक ने। इसलिए डीएनए की इस संरचना को डीएनए की द्विगुणित संरचना, डीएनए की द्विगुणित संरचना के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न कोई भी बने, आपसे पूछा जाए डीएनए की द्विगुणित संरचना क्या होती है, डाई हेलिकल मॉडल क्या होता है ऑफ डीएनए, या पूछा जाए कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल क्या है, तो दोनों ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को यही डायग्राम बनाना है, यही फिगर बनाना होगा। अच्छा, तो ये बता दिया गया कि डीएनए की संरचना सबसे पहले 1953 में वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत की थी, और इस मॉडल को डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल भी कहा जाता है, या इसके अलावा डीएनए की द्विगुणित संरचना भी कहा जाता है। इस संरचना को प्रस्तुत करने के लिए 1962 में, याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक को, यानी इन दोनों को ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार, ठीक है, प्राप्त हुआ था। ये बात याद रखिएगा। इतना लिखने के बाद ये प्रश्न बनता है, जैसा कि पीछे बताया गया था कि डीएनए के तमाम प्रकार होते हैं, एसएस डीएनए, डीएस डीएनए। इसके अलावा हम लोगों ने सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए भी पढ़ा था, और बताया गया था कि डीएनए अदर भी होते हैं, जैसे एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, एमडीएनए, ठीक है, जेड डीएनए। तो ऐसे डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं एक बार बता दूंगा। फिलहाल अगर इतने नाम बताए गए ए बी सी डी जेड एम, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, जेडडीएनए, ये भी डीएनए ही हैं। तो अगला प्रश्न ये बनता है कि जो स्ट्रक्चर आपके सामने ये दिख रहा है वो किस डीएनए का है, अथवा ये भी पूछा जा सकता है कि वाटसन और क्रिक ने जिस डीएनए का मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल, द्विगुणित संरचना, वो इनमें से कौन सा डीएनए था। देन हमारा राइट आंसर बनेगा बी डीएनए, ठीक है। इसको भी नोट किया जाए कि वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, इसने वाटसन और
क्रिक ने सर्वप्रथम बीडीएनए की संरचना दी थी। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। तो चलिए अभी हम बताएंगे कि ABCZ ये एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे हम लोग लिखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि डीएनए में दो धागे दिख रहे हैं, एक ऐसे लिखा जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा लिखा जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये दो धागों की डायरेक्शन होती है। तो लिखना कैसे वो ध्यान सुनिएगा। डीएनए दो धागों की आपस में लिपटी हुई द्विगुणित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विगुणित। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक धागा हमने इधर से किया है और दूसरा धागा इधर से हमने इसको लपेटा हुआ है। तो याद रखिएगा, डीएनए में दो धागे होते हैं, ठीक है, और ये दोनों धागे एक दूसरे से विपरीत दिशा में, कैसे कैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। प्राइम ये डायरेक्शन कोड होता है, याद रखिएगा। एक धागा 5 से 3 की तरफ तो दूसरा 3 से 5 की तरफ, ये दो धागे होते हैं और दोनों धागे एक दूसरे से ऐंठे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में रस्सी की तरह। तो लिखना यही होगा। क्या लिखना है? डीएनए दो धागों की आपस में लिपटी हुई, ठीक है, द्विगुणित संरचना होती है जिसके दोनों धागे एक दूसरे से विपरीत दिशा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिपटे होते हैं। अच्छा, ये दोनों धागे शर्करा और फास्फेट के बने होते हैं। ये बात याद रखिएगा, किसके? शर्करा और फास्फेट के बने होते हैं। तो ये दोनों धागे जब आपस में लिपटे होते हैं तो इस प्रकार कई छल्ले बनते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कुंडलियां कहते हैं। ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जब दोनों धागे एक दूसरे से लिपटे होते हैं विपरीत दिशा में तो इस प्रकार से डीएनए में कई छल्ले बनते हैं जिन्हें हम कुंडलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडली, ठीक है। कुंडलियां कहते हैं। इन कुंडलियों की लंबाई अगर बात करें, ठीक है, इन कुंडलियों की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रत्येक कुंडली की मोटाई की बात करें या फिर धागे की मोटाई करें या डीएनए की मोटाई की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बताया गया कि जब डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से विपरीत दिशा में लिपटे होते हैं तो इस प्रकार से डीएनए में ढेर सारे छल्ले बनते हैं। इन छल्लों को हम कुंडलियां कहते हैं। प्रत्येक कुंडली की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और डीएनए की मोटाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, प्रत्येक कुंडली में यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात प्रत्येक छल्ले के अंदर आपको 10 डंडे जैसे, ऐसे देख लीजिए, 1 2 3 ऐसे करके आप लगभग 10 डंडे जैसी संरचनाएं होती हैं। फिर सुनिएगा, क्या बताया गया कि प्रत्येक कुंडली में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये कुंडली है, ठीक है। ये क्या है? एक कुंडली। तो प्रत्येक कुंडली में लगभग 10 डंडे जैसी संरचनाएं होती हैं, फिर रॉड शेप संरचनाएं होती हैं। जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है एक्चुअली वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, जैसे इस तरह से बना हुआ है, ऐसे ही ये भी रहते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर कोड दिखाए हैं आगे समझाने के लिए। तो प्रत्येक कुंडली में लगभग 10 डंडे जैसी संरचनाएं होती हैं। इन डंडे जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन न्यूक्लियोटाइड की संख्या मैं बताया, अगर बी डीएनए है, ये वाला डीएनए है, तो इन डंडों की संख्या प्रत्येक कुंडली में 10 ही होगी, ठीक है। ये विशेष बात होती है। अभी हम लोग बात करते हैं आगे। तो इन कुंडलियों में, प्रत्येक कुंडलियों में आपको लगभग 10 रॉड शेप स्ट्रक्चर मिलेंगे जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अच्छा, इन न्यूक्लियोटाइड्स अर्थात दो डंडों के बीच की जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 रॉड शेप स्ट्रक्चर हैं जो ऐसे से सीधे सीधे पैरेलल बने हुए हैं।
इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। इट मीन्स दो न्यूक्लियोटाइड्स यानी दो रॉड सेट स्ट्रक्चर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, इतने के बाद और क्या आप देखते हैं, हाँ न्यूक्लियोटाइड्स में बात कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 4 टाइप के डीएनए लिखे हैं, ए बी सी और जेड, ठीक है। ये डीएनए के प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोटाइड, अर्थात इन रॉड इन डंडों की संख्या के अनुसार ये डीएनए के प्रकार होते हैं। अच्छा, अगर ए डीएनए है तो उसमें आपको 8 न्यूक्लियोटाइड्स मिल सकते हैं। बी है तो उसमें आपको 10 मिलेंगे। सी है तो उसमें आपको 11 मिलेंगे और जेड है तो उसमें आपको 12 मिलेंगे। तो ये इन डंडों की संख्या है अलग अलग डीएनए के अंदर। याद रखिएगा, बी डीएनए ये सबसे प्राचीन डीएनए होता है, सबसे पहले इसी की खोज हुई थी, ठीक है, मैंने बताया पिछले वीडियो में। और इसी के टूटने से जो डीएनए बनता है वो ए डीएनए होता है। सी डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, उसे सी डीएनए कहते हैं। जेड डीएनए मतलब जिगजैग डीएनए, टेढ़ा मेढ़ा डीएनए, जो तमाम जंतुओं में, बिल्ली है, ऐसे तमाम जंतुओं में पाया जाता है, तो ये होता है जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा डीएनए, ठीक है। अच्छा, इतना लिखने के बाद हम लोग आगे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने भी सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या लिखा है कि इतनी होती है। डंडे जैसी रचनाओं को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। प्रत्येक छल्ले में, प्रत्येक कुंडली में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितने होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे अगर वो बी डीएनए है तो। और 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। अच्छा, इतना लिखने के बाद हमें आगे क्या लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक डीएनए में, इतना लिखने के बाद हमें क्या लिखना है कि प्रत्येक डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं। 4 नाइट्रोजनी बेस लिखिए या समाक्षार लिखिए, दोनों बात एक ही होगा, ठीक है। तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं या बेस होते हैं। कौन कौन ध्यान दीजिएगा। एक होता है ए यानी एडेनिन, क्या होता है, एडेनिन होता है। दूसरा टी यानी कि थायमीन होता है, ये नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं। जी अर्थात ग्वानिन होता है, ग्वानिन। और सी मतलब साइटोसिन होता है, ठीक है, साइटोसिन। तो ये 4 प्रकार के समाक्षार होते हैं डीएनए में। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है ए टी जी सी। ये क्या होता है, एक्चुअली ये नाइट्रोजनी समाक्षार है, नाइट्रोजनी बेसिस हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो डीएनए की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, याद रखिएगा। तो आगे देखिएगा, तो बताया गया डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये सभी समाक्षार डीएनए के संगठन के लिए, डीएनए को आपस में बांधने के लिए, डीएनए के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कंपलसरी होते हैं, बहुत नेसेसरी होते हैं। अच्छा, ये सभी समाक्षार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसमें अगर देखा जाए किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। जिसमें एडेनिन जो होता है ये डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा थायमीन से जुड़ा होता है। ग्वानिन जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है, याद रखिएगा। तो मैंने बताया कि हम लोग लिखे थे कि प्रत्येक कुंडली में लगभग 10 डंडे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। संख्या भी आप लिख चुके हैं कितने डंडे होते हैं। डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये सभी जो है डीएनए की संगठन, डीएनए के कार्य के लिए बहुत कंपलसरी होते हैं, बहुत नेसेसरी होते हैं। ये सभी समाक्षार एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। इतना लिखने के बाद आप कुछ और विशेष बात लिखेंगे, जैसे क्या दो नाइट्रोजनी समाक्षार के बीच का जो डिस्टेंस होता है
वो 1 नैनोमीटर होता है। ये विशेष बात होती है, आप इसको जरूर लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये छोटा सा पॉइंट है जो आगे चल करके आपको माइन्यूट स्टडी में काम देगा, सहयोग करेगा। अच्छा, तो आगे देखते हैं। बताया गया कि डीएनए में दो समाक्षारों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। ये बहुत ही खास बात है। चाहे ATGC की बात करें, AT की बात करें, चाहे GC की बात करते हैं, दोनों के बीच में बात कर रहा हूँ, ये गैप होता है। अच्छा, यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है बिटवीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कितना डिस्टेंस होता है इन DNA, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन अर्थात 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.6 से 1.8 जो है एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग या अंतर्गत जो है होता है। तो याद रखिएगा, ये खास तौर पे हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं, जिसमें AT के साथ और GC के साथ जुड़ा होता है। AT यानी कि 2 नाइट्रोजन समाक्षारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 नैनोमीटर होगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्डों के बीच की दूरी 1.6 से 1.8 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। इतना लिखेंगे आप इस संरचना के अंतर्गत, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, डीएनए की संरचना। मैं एक बार फिर से रफली बता दे रहा हूँ आपको कैसे लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग कहाँ करेंगे, हेडिंग बनाएंगे डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसमें हम लोगों को क्या लिखना है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले 1953 में जो है वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था और इन्हीं की खोज के कारण से इस संरचना को डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको लिखना है कि डीएनए की जो संरचना इन्होंने दिया था वो दुगुनी संरचना थी, आपस में लिपटी हुई संरचना थी, इसलिए इसको डीएनए की दुगुनी संरचना भी कहा जाता है। इसके लिए इनको जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको लिखना है इस संरचना को देने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना थी। क्यों थी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जितने भी एनिमल्स हैं उनसे जो भी रिलेटेड खोजें हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसमें डीएनए का बड़ा रोल होता है। वाटसन और क्रिक ने जो है सबसे पहले जो संरचना प्रस्तुत की थी वो बीडीएनए का था। बीडीएनए क्या होता है मैंने बताया, ठीक है, कि इसमें जो डंडों की संख्या 10 होती है। उसके बाद क्या लिखना है कि डीएनए 2 धागों की आपस में लिपटी हुई दुगुनी संरचना होती है, जिसके दोनों धागे शर्करा और फास्फेट के बने होते हैं। ये दोनों धागे एक दूसरे से एंटी डायरेक्शन में विपरीत दिशा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये लिपटे होते हैं। इनके लिपटने से ढेर सारे छल्ले बनते हैं डीएनए में। इन छल्लों की प्रत्येक छल्लों की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और डीएनए की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रखिएगा। एक और बात, प्रत्येक छल्ले में लगभग 10 डंडे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके साथ साथ आप ये भी लिखेंगे कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये चारों समाक्षार एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2 समाक्षारों के बीच, 2 नाइट्रोजनी समाक्षारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज 1 नैनोमीटर ही होगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की दूरी बीच की दूरी जो है 1.6 से 1.8 एंगस्ट्रॉम होती है। ये खास बात है। यहाँ पर आपको बताया गया कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये डीएनए की मोटाई होती है। अगर दोनों धागों के बीच की डिस्टेंस आपसे कभी भी पूछा जाए, ये देखिएगा, ये 2 धागों के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितना होता है तो 1.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये 2 धागों के बीच का डिस्टेंस है। ऑलवेज याद रखिएगा, डीएनए में दोनों धागों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और ये धागों की छोड़ दीजिए बात, उसके अंदर की बात करते हैं दूरी, तो 1.6 एंगस्ट्रॉम ये होता है, ठीक है। तो इतना लिखेंगे आप डीएनए की संरचना में, और इतना लिखने के बाद आपका ये प्रश्न पूरा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीएनए से रिलेटेड और भी टॉपिक्स क्लियर करेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों को डीएनए के कार्य पढ़ना है और इसके साथ साथ जो है आरएनए भी पढ़ना है और डीएनए आरएनए में अंतर भी पढ़ना है। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।